हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि हम 74 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इम्पोर्टेंट आईसीआर नेट वेजिटेबल साइंस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, फॉर डिस्टेंट मार्केट मस्क मेलन फ्रूट्स आर पिक्ड एट स्टेज ऑफ। देखिए, डिस्टेंट मार्केट वो होता है कि जहाँ आपका फार्म है, वो उस फार्म से आपकी जहाँ मंडी है, जहाँ आप सेल करोगे, वो जितनी ज़्यादा दूर होगी, राइट, वो डिस्टेंट मार्केट में चली जाती है। और जो पास आसपास के टाउन में आप जब सेलिंग करते हो तो वो आपका मंडी कहलाती है, जो मिनिमम मार्केट होता है, ठीक है, जो शॉर्ट रास्ता होता है। तो डिस्टेंट मार्केट जैसे आप कहीं फॉरेन ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, राइट, या फिर कहीं स्टेट अपनी कंट्री में ही अदर स्टेट में और कहीं दूर के स्टेट में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो डिस्टेंट मार्केट कहलाता है। तो किस स्टेज में आपको हार्वेस्टिंग करना चाहिए? तो देखो, मस्क मेलन के लिए सबसे बेस्ट स्टेज होती थी हाफ स्लिप स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में आप हार्वेस्ट करिए ताकि जैसे जैसे उसकी राइपनिंग आती जाए तो वो आपको टाइम मिले, और उस टाइमिंग के दौरान आप जो दूर के मार्केट है वहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटिंग इज़ द हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ। नेटिंग किसका हार्वेस्टिंग स्टेज है या किसका मैच्योरिटी इंडाइसिस है? तो देखिए, नेटिंग है मस्क मेलन का, नो डाउट। टोमेटो की आप अगर हार्वेस्टिंग स्टेज की बात करोगे तो टोमेटो में आपका आएगा राइपनिंग स्टेज, ओवर राइपनिंग स्टेज, ग्रीन स्टेज, ठीक है। तो नेटिंग मस्क मेलन से रिलेटेड है। और वाटरमेलन से रिलेटेड क्या होगी? तो वाटरमेलन में हम उनकी स्किन को टेप करके बता सकते हैं कि अगर डल साउंड आ रहा है तो हम ये जज करेंगे कि वो राइपन हो चुका है। अगर मेटालिक साउंड आ रहा है तो आप ये जज करोगे कि वो इमेच्योर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मेटालिक साउंड ऑफ मेलन फ्रूट्स इज इंडिकेटेड स्टेज ऑफ। तो इमेच्योर स्टेज, जब अगर मेलन कोई सा भी हो, चाहे वाटर मेलन हो गया या अदर मेलन, अगर उनमें मेटालिक साउंड आ रहा है तो जनरली ये वाटर मेलन के लिए यूज़ किया जाता है मेटालिक साउंड, ठीक है। तो ये इमेच्योर स्टेज को शो करता है। नेक्स्ट है, विच वेजिटेबल क्रॉप कंटेन मेटाक्सीनिया, ठीक है। मेटाक्सीनिया किस क्रॉप में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका कुकुम्बर में पाया जाता है। अगला है, मस्क मेलन ओरिजिनेटेड इन। तो देखिए, अमेरिका, चाइना, मेडिटेरियन रीजन, इजिप्ट। तो देखिए, मस्क मेलन जो है उसका जो ओरिजिन रहता है वो, अगर हम बात करें तो अफ्रीका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ जाओगे? मेडिटेरियन रीजन में, ओके। नेक्स्ट है, द F1 हाइब्रिड ऑफ कुकुम्बर इज। तो देखिए, कुकुम्बर की इस आपको ये वेराइटीज़ याद होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है कुकुम्बर पे, आपको देख लेना, उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो अगर बात करें कि पॉइंसेट, स्ट्रेटेट, पूसा संयोग एंड शीतल, तो देखिए पॉइंसेट एंड स्ट्रेटेट ये दोनों इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी है, जबकि शीतल जो है वो सिलेक्शन वाली वेराइटी है। तो हमारा राइट आंसर होगा पूसा संयोग। अगला क्वेश्चन है, डेरिया कल्टीवेशन फॉलोड इन। देखो, डेरिया कल्टीवेशन किसको कहा जाता है? जो ज़मीन का निचले वाला जो हिस्सा रहता है, जहाँ पर बारिश वगैरह पानी इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, वहाँ पे लो लैंड वाली एरिया में ये क्रॉप लगाई जाती है। तो ये किस वेजिटेबल, कौन सी फैमिली वाली क्रॉप्स सूटेबल रहती है? तो कुकरबिट्स, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी। तो राइट आंसर होगा कुकरबिटेसी क्रॉप डेरिया कल्टीवेशन के लिए सूटेबल रहती है। और कुकरबिट्स में से भी कौन सी? तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मस्क मेलन, ठीक है, उसके बाद आप कुकुम्बर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ पी इज मेजर्ड बाय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका टेंड्रोमीटर। देखिए, यहाँ अपन को दूसरे ऑप्शन पढ़ो, रिफ्रैक्टोमीटर। तो पता है कि रिफ्रैक्टोमीटर टीएसएस को मेज़र करता है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियन को मेज़र करता है, लाइसीमीटर, देखिए एक होता है लाइसीमीटर, एक होता है लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर दूध का घनत्व मापने के काम में आता है, और लाइसीमीटर आपका इवापोट्रांसपिरेशन मापने के काम में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा टेंड्रोमीटर, क्योंकि जो पी रहती है, पी का पोड वो टेंडर स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर सीड जर्मिनेशन ऑफ फ्रेंच बीन द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज। तो देखिए, फ्रेंच बीन, राजमा, हम सबको पता होना चाहिए कि राजमा एकमात्र ऐसी ही लेग्यूमिनेसी क्रॉप है
जिसमें रूट नोड्यूल्स नहीं बनते हैं, ठीक है। और मेंडल ने फ्रेंच बीन पर भी वर्क किया था। फ्रेंच बीन के बाद इन्होंने पी को चॉइस किया। तो फ्रेंच बीन की खासियत तो पता है हमको कि रूट नोड्यूल्स नहीं होती है, ठीक है, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करती। तो इसके सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो इसके सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर होता है लगभग 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच बीन वेराइटी हाईली रेसिस्टेंट टू एंगुलर लीफ स्पॉट। देखिए एंगुलर लीफ स्पॉट एक फंगल डिसीज होती है जो फ्रेंच बीन में लगती है, जनरली बीन्स में लगती है, और इसके लिए रेसिस्टेंट वेराइटी है केंटुकी वंडर, ठीक है, कंटेंडर, केंटुकी वंडर। तो ये यहाँ से आप वेराइटीज़ भी याद कर सकते हो। फ्रेंच बीन की 4 वेराइटियाँ तो यहीं दे रखी है, जिसमें से फेमस है केंटुकी वंडर और कंटेंडर, ये दोनों बहुत फेमस वेराइटी है। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ पी। देखिए पी ज़्यादातर हम किस सीज़न में लगाते हैं? रबी सीज़न में, ठीक है। तो हम लोगों के लिए या इस क्रॉप के लिए जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज सुटेबल। अनादर है एन एडिबल पोडेड वेराइटी ऑफ गार्डन पी। देखिए गार्डन पी की ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसका पोड भी हम खा सकते हैं? तो देखिए पूसा, सब्जी मटर, अर्किल, मटर अगेता 6, सिल्विया। तो सिल्विया एक एडिबल पोडेड वेराइटी है। नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इन कॉल क्रॉप्स इज गवर्नड बाय, ठीक है। तो ये एक प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रीडिंग के क्वेश्चन भी आएंगे आपके इसमें। तो जो कॉल क्रॉप्स में जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है वो किसके थ्रू गवर्न होती है? तो इसका राइट आंसर होता है मल्टी एलिलिक सिंगल लोकस एस जीन के कारण होती है, ठीक है। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉल क्रॉप्स में किस टाइप की सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। और एक और रहती है गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, तो वो पाई जाती है आपकी टोमेटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैक लेग डिसीज ऑफ केबेज। देखिए ये डिसीज जो है एक होता है ब्लैक लेग और एक है ब्लैक रोट। तो यहाँ दोनों में डाउट होता है, और ये दोनों डिसीज लगती है केबेज कोल क्रॉप्स मतलब कोल क्रॉप्स में लगती है, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ब्लैक लेग डिसीज आपकी फंगल डिसीज है, ओके। ये किससे होती है? तो ये फंगस से होती है, ओके। इसलिए मैंने अनादर यही क्वेश्चन डाला है कि ब्लैक रोट इन कॉलीफ्लावर ये किसके कारण होता है? तो ब्लैक रोट बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे रोट आ रहा है टी और बैक्टीरिया में भी टी आ रहा है, तो ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि ब्लैक रोट बैक्टीरिया, ब्लैक लेग फंगस, ठीक है। उधर ग आ रहा है तो उधर फंगस में भी ग आता है। एक है सबसे यूनिवर्सल क्वेश्चन है वेजिटेबल साइंस का, विप्टेरियन कॉलीफ्लावर किसके कारण होता है? देखो विप्टेरियन कॉलीफ्लावर का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किन्हें कहते हैं? कि अगर वो टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण जो विकृति पैदा होती है फसल में, उसको आप क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक। तो ये होगी आपकी मोलिब्डेनम की कमी से, विप्टेल इन कॉलीफ्लावर मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लांचिंग ऑपरेशन इज मेनली डन इन। तो ब्लांचिंग किस क्रॉप में की जाती है? कॉलीफ्लावर में, नॉलखोल में, केबेज में, ब्रोकली में। तो देखिए ब्लांचिंग की जाती है कॉलीफ्लावर में। मैंने एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लांचिंग 3 टाइप से होती है। एक ब्लांचिंग होती है कॉलीफ्लावर में, इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट गिरने से फूल गोभी का जो वाइटनेस चली जाती है, तो वाइटनेस को रोकने के लिए फूल गोभी की जो लीव्स रहती है, पत्ते रहते हैं, उसी से उस फ्लावर को ढक दिया जाता है, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लांचिंग। लेकिन एक और ब्लांचिंग होती है, ये की जाती है एस्पेरेगस में, कि एस्पेरेगस में जब मिट्टी चढ़ाई जाती है वाइट स्फीयर प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो उस क्रिया को भी हम बोलते हैं ब्लांचिंग। और एक ब्लांचिंग होती है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, है ना, जिसमें हम केनिंग के लिए वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उनके एंजाइम्स डीएक्टिव हो जाए। नेक्स्ट है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो देखो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस कौन फैलाता है? तो वाइट फ्लाई फैलाती है। इसी का एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है चिली लीफ कर्ल वायरस कौन ट्रांसमिट करता है? तो चिली लीफ कर्ल ट्रांसमिट करता है थ्रिप्स, जबकि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस कौन ट्रांसमिट करता है? वाइट फ्लाई।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम पंजेंसी इन चिलीज अकर्स इन, जब आप मिर्ची खाते हो तो मिर्ची का ऐसा कौन सा पार्ट रहता है जो सबसे ज़्यादा तीखा लगता है? ऑप्शन आता है पेडंकल, सीड, पेरिका, प्लेसेंटा। तो इसका राइट आंसर होता है प्लेसेंटा। जो बीच वाला पोर्शन जो रहता है वो प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा वाला पार्ट में सबसे ज़्यादा पंजेंसी पाई जाती है। और चिली में पंजेंसी किसके कारण पाई जाती है? तो चिली में पंजेंसी पाई जाती है कैप्सिसिन के कारण, ठीक है। किसके कारण पाई जाती है? कैप्सिसिन। और एक होता है कैप्सेंथीन, तो वो चिली के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थीन कलर के लिए, सीन पंजेंसी के लिए। नेक्स्ट है द वेक्टर कोजिंग लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज। तो देखिए लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आपको पता होना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा वाली बीमारी है, ठीक है। और इसको फैलाता कौन है? तो इसको फैलाएगा लीफ हॉपर। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा के कारण होती है, नो डाउट। शूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ ब्रिंजल। तो देखिए शूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ ब्रिंजल किसके कारण होता है? उसका साइंटिफिक नेम क्या है एक्चुअली, ठीक है, शूट एंड फ्रूट बोरर का। ऑप्शन है ल्यूसिनोडस अर्बोनेलिस, हेलिकोर्पा, आर्मिजेरा, स्पोडोप्टेरा, लिटेरा, एरिस वाइटिला। तो देखो आप इनमें से तो क्लियर हो जाओगे कि हेलिकोवर्पा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हेलिकोवर्पा क्या है? टोमेटो का मेन है। स्पोडोप्टेरा, लिटेरा भी नहीं है। आता है ल्यूसिनोडस अर्बोनेलिस, आयरिस वाइटिला। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूसिनोडस अर्बोनेलिस, ठीक है। आयरिस वाइटिला ओकरा फ्रूट बोरर का रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शो हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, देखिए हेट्रोस्टाइली किसको फेवर करती है? क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है, राइट। तो हेट्रोस्टाइली में होता क्या है कि जब स्टाइल की लेंथ डिफरेंट हो, राइट, तो ये हेट्रोस्टाइल है। जैसे पी, आप पी की बात करेंगे तो पी में तो भैया सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, तो पी नहीं आएगा। अगला आता है कुकुम्बर, ब्रिंजल एंड ओकरा। तो इसका राइट आंसर होगा ओकरा, ठीक है। सीड यील्ड ऑफ टोमेटो, जब सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सीड प्रोडक्शन में अगर टोमेटो का सीड प्रोडक्शन किया गया तो उसका राइट आंसर होगा कि कितनी सीड यील्ड मिलेगी? तो टोमेटो में मिलती है लगभग 100 to 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देखो कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर सीड प्रोडक्शन पढ़ाइए, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोल दूं कि देखो सीड प्रोडक्शन करना या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ना एज इट इज़ होगा। चेंजेस उनमें कहाँ पे आएगा? उनकी आइसोलेशन डिस्टेंस पे आता है, ठीक है, उनके इंस्पेक्शन पे आता है कि कितने इंस्पेक्शन हो रहे हैं फील्ड में, एक वो आप करते रहिए। रोगिंग कितने टाइम तक हो रही है, अगर ये 3 चीज़ों का ध्यान रख लें, बस ये 3 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं सीड प्रोडक्शन में। उनका आइसोलेशन डिस्टेंस, ठीक है, उनमें मेल एंड फीमेल रेशो है ना, उस पर इंस्पेक्शन कितने हुए हैं और रोगिंग कितनी बार हो रही है, ये 4 पॉइंट्स तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो ये हम पढ़ ही लेंगे आगे जाके, जब मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसमें सभी की हम आइसोलेशन डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, किस क्रॉप में कितनी इंस्पेक्शन होते हैं, रोगिंग कितनी होती है, ये सब पढ़ लेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ सर्टिफाइड सीड्स ऑफ टोमेटो। देखिए टोमेटो का अगर सर्टिफाइड सीड्स प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितने मीटर की फील्ड रखनी पड़ेगी, कितनी दूरी पे रखना पड़ेगी एक फील्ड से दूसरी फील्ड। तो इसके लिए राइट आंसर होगा 25 मीटर की दूरी पर क्रॉप लगनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डाउट है कि ये डिस्टेंस जो 25 मीटर की होती है ये किससे होती है। तो ये मैं क्लियर बता दूँ, ये 25 मीटर वाली जो डिस्टेंस रहती है ये टोमेटो की दूसरी वेराइटीज़ से होती है, ठीक है। सपोज़ अगर टोमेटो की पूसा रूबी, अगर एक फील्ड में हम पूसा रूबी लगा रहे हैं और हम उसका चाहते हैं कि पूसा रूबी के हम सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करें, तो टोमेटो की जो दूसरी वेराइटीज़ रहेगी उनसे आपकी इस फील्ड की दूरी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25 मीटर तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ कमर्शियली हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो। टोमेटो में कमर्शियली हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि टोमेटो एक सेल्फ पॉलिनेटेड वेराइटी है और सेल्फ पॉलिनेटेड वेराइटी में ज़्यादातर इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन वाली मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी पाई जाती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो कमर्शियली बात करें तो फिर इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन वाली मेथड को यूज़ किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे और भी क्वेश्चन डालूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है।
और अगर कोई भी डाउट हो, आप जिस टाइप के वीडियोस चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी मदद के लिए ज़रूर बनाऊँगा।